आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे वर्क एंड हीट। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में कुछ हम इसके बारे में पहले आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले जूल ने ये बताया था कि किस तरीके से वर्क डन यानी W और उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा यानी Q एक दूसरे से कैसे रिलेटेड। ठीक है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा यह था कि अगर आप कार्य ज़्यादा करते हो तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज़्यादा होगा, अगर आप काम कम करते हैं तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान कम होगा। इससे बता देता है कि अगर हाथों को आपस में रगड़ के देखा जाए तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले W और Q के बीच में जो सूत्र आया, जो फॉर्मूला आपके पास आया वो था W इक्वल्स टू J इंटू Q। यहाँ पर जो J होता है वो आप कह लें समानुपाती नियतांक है। ठीक है, या फिर इसे जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट यानी जूल का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, इसका अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो J की वैल्यू कैसे निकलेगी, W अपॉन Q करके निकलेगी। ठीक है, यहाँ से अगर मात्रक देखा जाए तो मात्रक कार्य का मात्रक W कार्य है यानी जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी कह सकते हो। ठीक है, इसको अगर चाहो तो जूल की जगह पर आप अर्ग भी लिख सकते हो, अर्ग पर कैलोरी। ठीक है ना, क्योंकि अर्ग जो है वो सीजीएस मात्रक होता है कार्य का। यहां से अगर जूल पर किलो कैलोरी चाहो तो वो भी लिखा जा सकता है, तो कई सारे मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंकिक मान अगर निकाला जाए तो जे का जो मान होता है वो 4.18 या बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि 4.2। ठीक है, ये इसका आंकिक मान मात्रक आपके सामने, जो भी मात्रक आप इसका यूज करना चाहें। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा जो वर्क डन है और जो ऊष्मा है वो एक दूसरे के समानुपाती होती है या प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड, ताप तथा ऊष्मा। इसमें भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि ताप और ऊष्मा ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं। वैसे तो दोनों ही ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, W इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल्स टू J, उसका मान और मात्रक। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट में ताप तथा ऊष्मा। ठीक है, इनको समझ लीजिए। टेम्परेचर एंड हीट, इसमें अंतर क्या है। जो ताप है वो ऊष्मा के मापन की इकाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई, एक वस्तु A कह लीजिए, दूसरी वस्तु B, इसका टेम्परेचर कुछ है, ताप इसका कितना, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, इसका 40 डिग्री सेल्सियस। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर वाली बॉडीज को जब आप एक साथ कांटेक्ट में रखते हैं या संपर्क में जब रखेंगे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ऊष्मा का जो फ्लो है वो किस तरफ होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे कम टेम्परेचर की। ठीक है, हमेशा जो ऊष्मा का फ्लो है या ऊष्मा का जो प्रवाह है वो हमेशा किस तरह होता है, उच्च ताप वाली वस्तु से, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी यानी निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसने ये इंडिकेट किया कि कौन सी वस्तु ज्यादा ताप वाली है, कौन सी वस्तु, ठीक है, किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। तो ये इंडिकेशन है किसी भी वस्तु के अंदर कितनी ऊष्मा है उसकी जानकारी के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पर ताप और जो हीट में जो टेम्परेचर और हीट में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सिर्फ किसी वस्तु, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ हीट के इक्विलिब्रियम में है या नहीं, यानी अगर हिंदी में कहे तो ऊष्मीय साम्य में है या नहीं है। ठीक है, इसका पता किससे चलता है, उसके टेम्परेचर से चलता है। ठीक है, ऊष्मीय साम्य का क्या मतलब है, ऊष्मीय साम्य का मतलब है कि जब ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाए। ऊष्मा का प्रवाह कब बंद होगा, फ्लो ऑफ हीट कब बंद होगा, जब दोनों वस्तु एक जैसे टेम्परेचर पर हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर हीट का फ्लो हो तो किस तरफ से किस तरफ होगा, B से A की। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान हो। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ताप के माप का मापा।
ताप के मापक्रम। ठीक है, मापक्रम का मतलब स्केल ऑफ द टेम्परेचर्स। जैसे अगर आप कभी फीवर आए हो, अगर बुखार आया हो, तो उसमें आपको बताते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, वहीं पर अगर जल कितने टेम्परेचर को बोलता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सी। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होना और फ़ारेनहाइट होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि शरीर का टेम्परेचर कितना, 101 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब तो ये हो गया आपके अंदर का खून जो है वो उबल रहा है। क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों अलग अलग स्केल हैं टेम्परेचर के। ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और क्या क्या होता है, केल्विन होता है, एक और होता है, क्या होता है, र्यूमर होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के स्केल मापक्रम, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम एक समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कराते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है, ये ताप के मापक्रम का फॉर्मूला है, C/100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाते हैं, K-273 अपॉन 100, और र्यूमर का R-0/80। ठीक है, इसको कई जगह शॉर्ट करके लिखा गया है, 20 से डिवाइड करते हैं, 25 100, 29 180, यहाँ पर 5, यहाँ पर 24 80। ठीक है, तो इस तरह यू हैव C/5 इक्वल्स टू F-32/9 K-273/5 और यहाँ पर R/4। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसी भी स्केल को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकता है। ठीक है, आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन को र्यूमर में चेंज कर सकते हो, या सीधे केल्विन से डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, मतलब इनमें से किसी को भी आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे 120 डिग्री सेल्सियस है, 120 डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करो। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में और किसमें, र्यूमर में बदलो। ठीक है, इसको उसमें चेंज करना। तो पहले वाला ले लेते हैं। तो पहले वाले के लिए किसको लेना, सिर्फ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को लेना। तो इस पूरे पार्ट में से केवल आप पहला वाला ये यूज करेंगे और ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। बाकी की आपकी यूजलेस है, उसका आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको वो लेना जिसको जिसमें चेंज करना है। यहाँ पर केवल डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज करना है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपने केवल C और F को यूज कर दिया। अब देखिए आगे, अब C की वैल्यू प्लेस कर दी। C की वैल्यू कितनी, 120, तो 120 अपॉन एज इट इज जैसे फॉर्मूला है 5 इक्वल्स टू F-32/9। यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 से कितने टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 24 आया। इधर 24 × 9 होगा, 24 × 9 इक्वल्स टू कितना, F-32। 9 का मल्टीप्लाई करो, F-32 को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, F इक्वल्स टू, हाँ आपके पास आ जाएगा 32 प्लस कितना रहा, 216 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, और उसको आफ्टर एडिंग करके बता दो कितना आया, 248, 248। ठीक है, 248 फ़ारेनहाइट। तो ये जो आपका वैल्यू है 120 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो जाएगा, 248 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आगे के आप चेंज करिए। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ, नोट कीजिए। अब चेंज करें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में आपने 120 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है, केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए C लीजिए और केवल K वाला टर्म्स लें। तो C/5 इक्वल्स टू
K माइनस 273/5। ठीक है, वैल्यू प्लेस करने से पहले देख लीजिए कि 5 दोनों के अपॉन में है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब सीधा ये आ गया कि C की वैल्यू कितनी रख दें, 120 डिग्री इक्वल्स टू K माइनस 273। K की वैल्यू जो निकलेगी दिस इज इक्वल्स टू 120 प्लस 273, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 393। कहते हैं ना कि अगर केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करना तो सीधा सीधा क्या होता है, उसमें 273 को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अगर केल्विन से उल्टे चलना हो, डिग्री सेल्सियस बनाना हो, तो उसमें से 273 माइनस कर दो, उसके अपोजिट में हो जाता है। ठीक है, फंडामेंटल मेन रूप से फॉर्मूला आपका यही रहता है। ठीक है, इसी तरह से समझ में आ गया। रीमर के लिए केवल आप C/5 लेंगे और R/4 लेंगे। ठीक, तो R/4 आप जब लेंगे तो इसी तरह से 120/5 24 आ जाएगा। 24 का सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद 4, कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया किस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर में चेंज करते हैं। ठीक है, अगले वाले स्टेप पे आते हैं।